बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं आप, तो आप यूट्यूब पर लिखें कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाय सर सदाम। तो इस तरीके से आपको फिर मेरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी आज की वीडियो में हमने क्या सीखना है, हमने अपने सेकंड लॉ को अच्छे से पढ़ना है डिटेल से। उसके बाद हम जो फोर्स का यूनिट है, यूनिट ऑफ फोर्स, उसको भी स्टडी करेंगे। जैसे जैसे ये हम बढ़ते जाएंगे, साथ साथ मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपने उन क्वेश्चंस को लिखना कैसे है पेपर में, ठीक है। उनकी प्रेजेंटेशन जैसे मैंने लिखा होगा आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद अपनी न्यूमेरिकल्स की और अपने चैप्टर्स की, फिजिक्स के, मैथ के, उनकी प्लेलिस्ट कैसे लेनी है वो वीडियो के लास्ट पर आपको इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के हरकत के कवानीन पढ़ रहे हैं हम। तो आज हम स्टडी करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन हमें क्या कहता है, न्यूटन ये कहता है कि फ़र्ज़ करें आपके पास कोई बॉडी है, कोई भी मेरे पास ये बॉडी मौजूद है, मैं लगाता हूँ इसके ऊपर फोर्स, ठीक है। इसके ऊपर हम लगाते हैं फोर्स, कोई भी नेट फोर्स इस पर अमल करती है। तो जब इसके ऊपर फोर्स लगती है ना, तो क्या होता है, इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। इस बॉडी के अंदर क्या पैदा हो जाता है, एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। तो न्यूटन हमें ये कहता है कि ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन है वो उस फोर्स की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो आपने लगाई है। और जितना इस बॉडी का मैस होगा, जितना इस बॉडी का मैस होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, उसके मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसको समझिए ज़रा गौर से, देखिए ना, एक बॉडी है, मैं जब उसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो उसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी ना। पहले वो हरकत कर रहा था, मैंने फोर्स लगाई तो उसकी हरकत हो सकता है पहले से ज़्यादा हो जाए या वो हरकत करना कम कर दे, ठीक है। या पहले बॉडी रुकी हुई थी तो मैंने फोर्स लगाई तो फिर उसने मूव करना शुरू कर दिया, तो वेलोसिटी चेंज तो हुई ना, उसकी स्पीड तब्दील तो होगी जब उस पर फोर्स अमल करेगी। तो जो वेलोसिटी में तब्दीली होती है उसी तो हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो न्यूटन वही कह रहा है कि जब आप फोर्स लगाते हो तो उसके अंदर क्या पैदा हो जाता है, एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। अब ये जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, ठीक है। अगर आप फोर्स कम लगाते हो तो एक्सेलरेशन भी कम पैदा होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है कि जितनी एक चीज़ ज़्यादा होती है उतनी ही दूसरी भी ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे हम फोर्स ज़्यादा करते जाएंगे उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होता रहेगा इस बॉडी का। अच्छा, दूसरी बात वो ये कहता है न्यूटन कि ये जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ ना, ये मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर मैं किसी बॉडी का मैस ज़्यादा कर दूंगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। सिंपल सी बात है ना। देखिए, अगर मेरे पास कोई बॉडी बहुत बड़ी है, उसका मैस काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं अगर इसके ऊपर फोर्स लगाता भी हूँ तो इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, थोड़ी बहुत ही चेंज होगी ना। मैं इसकी स्पीड ज़्यादा चेंज नहीं कर पाऊँगा फोर्स लगा के, ठीक है। तो वही बात कि अब फोर्स लगाई लेकिन स्पीड कम चेंज हुई है, ज़्यादा चेंज नहीं हुई, क्योंकि मैस ज़्यादा था। तो मैस ज़्यादा होने से स्पीड में कम तब्दीली आई, तब्दीली का मतलब होता है एक्सेलरेशन। तो मैस ज़्यादा करने से एक्सेलरेशन क्या हुआ, कम पैदा हुआ, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है कि मैस ज़्यादा करने से एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा, कम हो गया। यही वो बातें थी जो न्यूटन ने हमें कही थी। और सेम यही चीज़ हम उसको डेफिनेशन की फॉर्म में भी लिख लेते हैं, ठीक है। हम इसी को डेफिनेशन में लिखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, कि जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स अमल करती है, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, के उस फोर्स की डायरेक्शन में क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है। The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force, के magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass, और क्या है, उसके mass के inversely proportional है। तो जैसे जैसे न्यूटन ने हमें डेफिनेशन में बात कही थी वैसे ही हमने यहाँ पर वो अपनी रिक्वायर्ड चीज़ें लिख ली। अब एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं इन दोनों को इकट्ठा करके भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से F/m।
मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ। अब m यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, एक्सेलरेशन के साथ जाके क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स m यहाँ पे डिवाइड है, एक्सेलरेशन के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, m a क्या आ जाएगा। अब जब ये वाला हम अपना प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं ना, तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे इक्वल का साइन डालूंगा, को ये प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म की, बराबर डाला, तो क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट के लिख देता हूँ। आगे मेरे पास क्या है, एम ए। अब जब हम कांस्टेंट के की वैल्यू निकालते हैं ना ऐसे यूनिट्स में, तो के की वैल्यू मेरे पास आती है 1, ठीक है। तो के की वैल्यू आ जाती है 1, तो के की जगह 1 लिख दूंगा। एफ इज इक्वल टू, के की जगह आ गया मेरा 1, आगे मेरा क्या है, एम ए। अब 1 शुरू में लिखना ज़रूरी नहीं होता, तो मैं 1 नहीं लिखता, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी कैलकुलेशन होगी और वही चीज़ हमारी डेफिनेशन में थी। अब बात कर लेते हैं कि ये जो एफ लिखा हुआ है मैंने, फोर्स, ठीक है, इसके यूनिट की बात करते हैं। तो देखा जाए तो जो फोर्स का यूनिट है वो हमारे पास क्या है, न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, और क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों हमारे यूनिट जो हैं वो किसके हैं, फोर्स के हैं। ये दोनों ही आपको याद होने चाहिए। एक हमारा क्या है, न्यूटन, और दूसरा क्या यूनिट है हमारा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो यूनिट है ना, ये फॉर्मूले से ही बने हुए हैं। ओके, मैं अगर आपको फॉर्मूले से बना के दिखा भी देता हूँ ये फॉर्मूले से कैसे बने हैं। हमारे पास फॉर्मूला ये था ना, एफ इज इक्वल टू एम ए, मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यही यूनिट किसका आ गया मेरा, ये फोर्स का आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जो यूनिट होते हैं ना हमारे, ये फॉर्मूले से ही बन जाते हैं। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप यूनिट भी इजीली बना सकते हो उसका। तो दूसरा यूनिट हम न्यूटन भी कहते हैं इसे, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब क्वांटिटी की बात करें तो मेरे पास जो फोर्स है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, अपना सेकंड लॉ भी पढ़ लिया, कैलकुलेशन भी कर ली, और ये भी देख लिया कि फोर्स का यूनिट क्या है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब पढ़ लिया। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि किसी बॉडी पे फोर्स लग रही है, और वो फोर्स कितनी है, 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो मुझे कैसे पता कि वो फोर्स 5 न्यूटन की है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले ये समझना पड़ेगा कि 1 न्यूटन फोर्स कितनी होती है। जब मुझे ये पता चल जाएगा कि 1 न्यूटन फोर्स होती कितनी है, तो फिर ये मेरे लिए जज करना आसान होगा कि मैं किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगा रहा हूँ तो कितनी लगा रहा हूँ। ये सेम वही बात है कि अगर मुझे पता हो कि 1 किलोग्राम मैस कितना है, तो फिर आगे 10 किलो, 50 किलो, 1000 किलो, जितने भी किलो का होगा, हम उसको इजीली मेजर कर पाएंगे जब हमें पता है कि 1 किलो कितना होगा। तो वही बात कि हमें पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन एक्चुअली में कितनी फोर्स है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि 1 न्यूटन कितनी फोर्स होती है। देखिए, हमने जैसा कि पढ़ा हुआ है कि फोर्स किसके इक्वल है, एफ इज इक्वल टू एम ए के इक्वल है। तो मेरी जो फोर्स है वो 1 न्यूटन होगी अगर किसी बॉडी का मैस 1 किलो हो, 1 kg की वो बॉडी हो, और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो भी कितना पैदा हो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन पैदा हो उसके अंदर, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी का मैस भी 1 kg हो और उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना पैदा हो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा हो जाए, तो तब मैं कहूँगा कि जो मैंने फोर्स लगाई है वो कितनी है, 1 न्यूटन की फोर्स है। यही हमारी डेफिनेशन है 1 न्यूटन की। यही हमारी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, 1 न्यूटन की लिखा हुआ है, 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि 1 न्यूटन फोर्स तब होगी जब किसी बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा हो इन द बॉडी ऑफ मैस 1 kg, और उस बॉडी का मैस भी कितना हो, 1 kg हो। वही बात जो हमने नीचे भी की थी कि जब किसी बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो और उस बॉडी का मैस भी कितना हो, 1 किलोग्राम उसका मैस हो, तो तब हम कहते हैं कि हमारी फोर्स क्या है, 1 न्यूटन है, ठीक है। तो ये हमारी 1 न्यूटन की डेफिनेशन भी होगी। यहाँ तक हमारा जो सेकंड लॉ है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो पेपर में जब आएगा आपने ऐसे ही पहले डेफिनेशन लिखनी है,
फिर आप कैलकुलेशन लिखोगे और फिर आप बताओगे कि ये जो फोर्स का यूनिट है वो क्या है, वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है। फिर देन आप 1 न्यूटन की डेफिनेशन लिख दोगे। ये जो 1 न्यूटन की डेफिनेशन है ये अलग से पेपर में श्योर भी पूछा जाता है कि 1 न्यूटन की तारीफ करे, 1 न्यूटन की इतनी फोर्स होती है। तो ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ये भी पेपर में पूछी जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो भी मैंने बता दिए। एक और इसके अंदर इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बल्कि न्यूमेरिकल टाइप ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपको आना चाहिए। वो जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इसके फॉर्मूले से रिलेटेड है, कि फॉर्मूले में जैसा कि हमारे पास से लिखा होता है F=ma। तो पेपर में ना अक्सर इस तरह शॉर्ट आता है कि एक बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, और उस बॉडी का जो मैस है वो कितना है, 5 किलोग्राम उसका मैस है। बताओ उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा। तो आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको जैसे पता है F=ma है, तो F=ma। वैल्यूज पुट कर दो। फोर्स कितनी थी 10 न्यूटन, तो फोर्स की जगह आप लिख दोगे 10। मैथ्स मेरे पास कितना है, मैथ्स मेरे पास 5 kg है, तो मैथ्स की जगह आएगा 5। एक्सेलरेशन मेरा वैसे का वैसे ही। अब 5 इधर मल्टीप्लाई प्लाई है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा 10 के नीचे। तो बाकी मैं काम यहाँ पे कर देता हूँ। 10 के नीचे 5 डिवाइड हो जाएगा आके, इधर मेरे पास क्या रह जाएगा, एक्सेलरेशन। तो ये डिवाइड होके क्या आएगा, 2 आएगा। तो मेरे पास एक्सेलरेशन कितना पैदा हुआ, 2 मीटर पर सेकंड स्केल का एक्सेलरेशन पैदा हुआ। तो इस तरीके से पेपर में वो वैल्यूज़ दे दे के वो कोई तीसरी चीज़ पूछ सकता है, बताए कितना होगा। इसी तरह ही और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वो मे भी बताए एक बॉडी का मास दे दे, एक्सेलरेशन भी दे दे, और पूछे कि बताओ उसके ऊपर कितनी फोर्स अमल कर रही है, तब भी आप यही फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो कोई भी दो चीज़ें देकर वो तीसरी चीज़ आपसे पूछ सकता है इस फॉर्मूले के अंदर अंदर। ओके, तो इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आपको अपनी जो प्लेलिस्ट हैं वो कैसे मिलेंगी, वो आप इस वीडियो में देख लें। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ। इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर लाजमी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।